नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। मैं विशाल सिंह आपके साथ लेकर आया हूं संविधान की कक्षाएं। आज हमारी संविधान की ये तीसरी कक्षा है, जिसमें हम लोग कल की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, कैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर तथा 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 1853 का चार्टर्ड एक्ट अंतिम चार्टर्ड एक्ट साबित हुआ। उसी कड़ी को हम आगे आज लेके चलेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, भारत शासन अधिनियम शब्द आया तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी तक चार्टर था, ये भारत शासन अधिनियम कैसे हो गया। ये हुआ इस तरीके से कि 1857 में जब भारत में स्वाधीनता संग्राम हुआ, भारत की जो 1857 की क्रांति होती है, उससे अंग्रेजों को ये बात तो पता चल गई थी कि जिस तरीके से हम शासन चला रहे हैं उस तरीके से भारत में शासन चलाया नहीं जा सकता। शासन के स्वरूप को बदलना होगा, तानाशाही और साम्राज्यवाद के स्वरूप को बदलना होगा। तो इसीलिए उन्होंने 1858 में एक अधिनियम पारित किया, जिससे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार तथा कंपनी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाता है। 1858 में कंपनी का संबंध खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कंपनी का पूरी तरीके से विघटन होता है 1874 में। आगे हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 1858 में भारत शासन अधिनियम के बारे में। सबसे पहले तो ये किसके समय में आया, तो उस समय था वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वायसराय थे और इन्हीं के समय में भारत का स्वाधीनता संग्राम हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी। माना कि कारण उसका डलहौजी था, लेकिन डलहौजी उस समय तक चले जाते हैं और सारा जो क्रांति का जो बोझ था वो कैनिंग के कंधों पर आ जाता है। आगे देखते हैं। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो होता है, क्रांति के बाद क्या होता है कि शासन जो है, शासन किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में। क्राउन के हाथों में। अच्छा, क्राउन के हाथों में का अर्थ है कि अब भारत में जो राज होगा वो महारानी विक्टोरिया का होगा। अच्छा, क्राउन इसलिए वर्ड कहते हैं क्योंकि वहां पे किंग या क्वीन कहने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर जैसे उस समय क्वीन विक्टोरिया थी, फिर जॉर्ज पंचम या उस तरीके से जो भी आए, तो जब क्राउन कहेंगे तो उसमें किंग और क्वीन दोनों आ जाते हैं। तो 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी का भारत का जो शासन था वो किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। उसके बाद यहां भारत में शासन के लिए एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है, उसे कहते हैं भारत सचिव। भारत सचिव की नियुक्ति। ये जो भारत सचिव होता था ये लंदन में रहता था, इंडिया में नहीं रहता था। वायसराय जो था वो इंडिया में रहता था और भारत सचिव लंदन में। तो ये भारत सचिव की नियुक्ति होती है और रहता कहां था, रहता था लंदन में। कहा, लंदन में रहता था। तो ये लंदन में रह करके भारत के शासन को देख रेख करता था और क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाती है। और इस तरीके से 1858 का एक्ट आता है। अगर 1858 के एक्ट का मेन रीजन देखा जाए तो 1857 की क्रांति हुई थी, वही जो 10 मई 1857 से प्रारंभ होती है। लेकिन वो इतिहास का विषय है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग अब जाते हैं अपने अगले एक्ट पर। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861। मिस्टेक हो गई थोड़ी, 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भारत परिषद अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को जगह देने के लिए जो कानून बनाए गए उसको हम लोग जानते हैं भारत परिषद अधिनियम के नाम से। किसके नाम से, भारत परिषद अधिनियम के नाम से। अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो अभी बनाए गए हैं वो है दिनेश महेश्वरी जी। कौन, दिनेश महेश्वरी जी। तो स्टैटिक का एक क्वेश्चन है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या होता है कि विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को जगह दी जाती है।
विधान परिषद में भारतीयों को स्थान। और स्थान में दो नाम आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, एक थे महाराजा बनारस, महाराजा बनारस ऐसा नहीं था कि बनारस उनका नाम था, वो बनारस के महाराजा थे, तो महाराजा बनारस और महाराजा पटियाला, महाराजा पटियाला, इन दो सदस्यों को पहली बार विधान परिषद में जगह दी गई। भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में स्थान जो दिया गया, इन दो सदस्यों को सबसे पहले दिया गया, ठीक है। और भारत में जो इस समय हम लोग कैबिनेट प्रणाली सुनते हैं कि गृह मंत्री जो है अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इस तरीके से जो है इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो किसकी शुरुआत होती है? विभागीय प्रणाली की, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, जिसे वर्तमान में हम लोग क्या समझते हैं? मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, क्या? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारा कैबिनेट है, जो हमारा मंत्रिमंडल है, वो किस अधिनियम की देन है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 की। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है कि भारतीय संविधान में एकमात्र बार मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ है, वह किस अनुच्छेद में हुआ? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सिर्फ एकमात्र बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हुआ है, उसके अलावा मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद ही है। मंत्रिमंडल का उल्लेख सिर्फ कितनी बार हुआ है? एक बार। कब? वो आप लोगों को बताना है कि कब हुआ है। तो इसके बाद क्या होता है? विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। क्या होती है? विकेंद्रीयकरण की शुरुआत। अच्छा, विकेंद्रीकरण की शुरुआत से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण मतलब अब सत्ता का जो पावर का जो सोर्स था वो सिर्फ एक जगह पे स्थायी कर दिया गया था। कहां पर? भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में। लेकिन अब उसको बाहर फैलाया जाने लगा, अब मंत्री बनाए जाने लगे, विभाग बनाए जाने लगे और विभागों को शक्तियां दी जाने लगी। अच्छा, केंद्रीकरण की शुरुआत मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तब होती है केंद्रीकरण की शुरुआत। उसी तरीके से विकेंद्रीकरण मतलब जब सत्ता का बिखराव किया जाने लगा, तब 1861 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया जाता है कि विधान परिषद का विस्तार किया जाता है। विधान परिषद का विस्तार। विधान परिषद का विस्तार का मतलब यह है कि अधिक से अधिक भारतीय सदस्यों को इसमें स्थान देने की बात की जाने लगती है, थोड़ा स्थान को बढ़ाया जाता है। और इसी के साथ में जो हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सबके चुनाव में एक वर्ड आता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहीं से होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, क्या? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। और इसमें कुछ खास नहीं होता है, आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको एक और नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अच्छा, ये मार्ले और मिंटो दो वर्ड आप देख रहे होंगे, तो इसको देखकर भी आपको कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि ये कौन थे। तो जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव। मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे, वायसराय।
राय। मतलब जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। ठीक है, तो इस अधिनियम में होता क्या है? इसमें होता है सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब यह था कि मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया जाता है। मतलब अगर मुस्लिम कोई सदस्य है तो उसको सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोट दे सकते हैं। मतलब मुस्लिम जो है वो सिर्फ अपने सदस्य को वोट दे सकते हैं। यही भारत के विभाजन का कारण बनता है। इसीलिए गांधी जी ने इसको कहा था कि यह भारत के विभाजन का कारण बनेगा। अगर कोई आपसे कोई कथन पूछ दे कि किस व्यक्ति ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में कि यह भारत के विभाजन का कारण बनेगा, तो कहा था गांधी जी ने। इसी तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कुछ कहा था कि ये सुधार सीमित है तथा स्पष्ट नहीं है। सुधार सीमित है तथा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आप समझ गए होंगे। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन कोटा दे दिया जाता है। ठीक है, अब आता है और एक और तिलक जी ने भी कुछ कहा था। तिलक जी ने कहा था यह सुधार नहीं है, यह भारत का विभाजन है। इन्होंने कहा था यह सुधार नहीं है, भारत का विभाजन है। तो 1909 के अधिनियम में इतना ही। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसको भी एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। वही सेम मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे? भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। वायसराय थे। इसमें क्या होता है? इसमें हरिजन को अलग निर्वाचन कोटा दिया जाता है और महिलाओं को मताधिकार दिया जाता है। क्या किया जाता है? हरिजनों को कोटा दिया जाता है और प्लस महिलाओं को मताधिकार। क्या किया जाता है? हरिजनों को कोटा दिया जाता है और महिलाओं को अलग मताधिकार दिया जाता है और भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है। भारतीयों का प्रतिनिधित्व क्या हुआ? बढ़ा। क्या होता है? भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद राज्य के विषयों का बंटवारा होता है। राज्य के विषयों का बंटवारा। और बंटवारा कैसे? दो भागों में। एक होता है संरक्षित विषय और दूसरे हैं हस्तांतरित। तो राज्य के विषयों का बंटवारा होता है। विषयों मतलब राज्य में जो काम होने हैं उनका बंटवारा कर दिया जाता है विभागों के हिसाब से। एक को रखा जाता है संरक्षित विषय के रूप में, एक को रखते हैं हस्तांतरित विषयों के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में क्या किया जाता है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। द्विसदनीय में कौन? विधान परिषद
पहला कौन सा? विधान परिषद। दूसरा राज्यों की सभा, राज्यों की सभा, विधान परिषद और राज्यों की सभा। इसको कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन, और इसे कहते थे निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है। और जो इसमें विषय संरक्षित में और हस्तांतरित में जो विषय थे उनके बारे में देख लेते हैं। जो पुलिस जो पुलिस था वो संरक्षित में आ गया, और जो कृषि शिक्षा स्वास्थ्य था वो हस्तांतरित में। कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य ये कहां पे? हस्तांतरित में आ गया। अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मतलब भारतीय जो संविधान है उसके आधे से ज्यादा अनुच्छेद जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था तथा केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक, और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है। और इसके साथ साथ संघीय व्यवस्था का विचार आता है सबसे पहली बार। संघीय व्यवस्था का विचार। अब संघीय व्यवस्था के विचार में क्या था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, यह भी 1937 में। और एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना होती है 1937 में ही। तो क्या क्या होता है? प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की जाती है, केंद्र में द्वैध शासन होता है, संघीय व्यवस्था का विचार आता है जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है, और संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है। और इसमें एक चीज कह दी गई कि अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथ में होंगी। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? वायसराय के पास। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियां वे मतलब जिनका उल्लेख न तो राज्य सूची में है न संघ सूची में है, लेकिन फिर भी उनका महत्व अधिक है, तो वो क्या कहलाती हैं? अवशिष्ट सूचियां। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय के हाथ दे दी गई। नेक्स्ट पे आते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अब हम लोग आ गए अपने संविधान के बनने की जो रूपरेखा है वो प्रारंभ हो जाती है। अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है इसलिए क्योंकि उस समय विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से चलता है, नवंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन की स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं, तो उनको भारतीयों का सहयोग चाहिए था। उनको चाहिए था कि भारतीय जो सैन्य शक्ति है, जो लोग हैं, वो सेना में शामिल हों और द्वितीय विश्व युद्ध में इनका सहयोग करें। इसीलिए ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को एक प्रस्ताव दिया गया कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी मदद करेंगे तो क्या होगा, वो भारतीय संविधान को बनने में मदद करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था इनको? पहली बार भारतीयों को के संविधान की बात की गई थी। क्या? पहली
बार भारतीयों के संविधान की बात। ब्रिटिश द्वारा पहली बार भारतीयों के संविधान की बात की गई जब उन पर संकट आया द्वितीय विश्व युद्ध का, तो उन्होंने सोचा कि भारत से मदद लेते हैं। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि हम आपके संविधान के निर्माण में मदद करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और इसमें बात होती है भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की। डोमिनियन स्टेटस मतलब भारत को एक अधिराज्य बनाने की बात होती है क्रिप्स मिशन 1942 में, और संविधान बनाने का अधिकार देने की बात करते हैं। संविधान बनाने का अधिकार की बात, ये चीज होती है। लेकिन ये भी क्या होता है, ये भी क्या कर दिया जाता है, ये भी फेल हो जाता है। क्या होता है? ये भी फेल होता है। इसी तरीके से इसके आगे भी लिख लो, ये भी क्या था, भारतीयों द्वारा इसको भी अस्वीकार किया जाता है और क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन, कैबिनेट मिशन। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा जाता है भारत, और कैबिनेट मिशन भारत जब आता है तो वो भारत के संविधान की बात करता है और कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता जो दी जाएगी उसके पहले भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का होना बहुत आवश्यक है। तो ये क्या करता है, भारतीय संविधान सभा के गठन की बात। तो भारतीय संविधान सभा के गठन की बात करता है कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। अगर पूछे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण का विचार था या भारतीय संविधान सभा के निर्माण का जो प्रारंभ हुआ वो किस मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन 1946, 16 मई 1946, डेट याद रखना, 16 मई 1946। इसी के साथ में एक और लास्ट मतलब जो था अधिनियम, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम। अच्छा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम में क्या था, भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो कि 3 जून 1947 को पारित होता है, उसमें क्या किया जाता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हो जाता है, बना के तैयार किया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत से जो अलग कर दिया जाता है, उसके बाद भारत अपने इस स्वरूप में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास देख लिया है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत भारत में क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन होता है, किस तरीके से नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, किस तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अस्थायी अध्यक्ष होंगे। कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए आज की क्लास को खूब लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कल के लिए इंतजार करें। कल के लिए हम लोग लेके आएंगे आपके लिए चौथी क्लास। धन्यवाद।